बीजेपी आपके प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी पर आरोप लगा रही है। कमलनाथ ने 1976 में परमाणु परीक्षण से जुड़ी हुई जानकारी अमेरिका को दी थी। इन आरोपों से सर क्या बीजेपी को कोई लाभ होगा? भारतीय में जो ITI है उसका नाम कैलाश जी के नाम पर होगा। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। मध्य प्रदेश की सियासत पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता दीपक जोशी जी हैं। जोशी साहब, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल ये है कि बीजेपी एक गंभीर आरोप लगा रही है। बीजेपी ने विकीलीक्स की एक रिपोर्ट को लेकर ये कहा है कि कमलनाथ ने 1976 में परमाणु परीक्षण से जुड़ी हुई जानकारी अमेरिका को दी थी। ये बहुत गंभीर आरोप है। उनके एक शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं सारंग साहब, उन्होंने सामने आके ये आरोप लगाया कि ये देशद्रोह का मामला है और इस पे अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई सफाई नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सफाई उस चीज़ की दी जा सकती है जिसकी सफाई देने की ज़रूरत होती है। अब मेरे ख्याल से विश्वास सारंग जी विकीलीक्स को जानते कि नहीं जानते मुझे तो समझ में नहीं आता है। एक ऐसी एजेंसी जिसके बारे में पूरे संसार में है कि वो तथ्यों से अलग हटके कभी कभी बहुत सी ऐसी जानकारियाँ प्रदर्शित करती जिसमें कहीं न कहीं राजनीति में एक माहौल बदलता दिखता है। तो मुझे लगता है कि 76 की बात को आज उठाना, जबकि इनकी खुद की 20 साल से सरकार है। माननीय कमलनाथ जी लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे, विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे, प्रदेश में चुनाव लड़वाया, तब ये बातें नहीं हुई। लेकिन आज ये बातें उनके ध्यान में आई है तो अगर उनके पास तथ्य हैं तो जो भारत में निर्धारित कानून उसके तहत कार्रवाई करें। दोनों जगह उनकी सरकार है। इन आरोपों से सर क्या बीजेपी को कोई लाभ होगा? आपका क्या अनुमान है? आप प्रदेश के नेताओं से लगातार मिलते रहते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता आपसे मिलने के लिए आते हैं। क्या अनुमान है आपका? क्या लग रहा है इस बार प्रदेश में आपको? नहीं, देखिए, बीजेपी ने छद्म राष्ट्रवाद का एक ठेका ले रखा है। उनका मानना है कि नेशनलिस्ट हैं तो हम ही हैं, बाकी कोई इस देश के बारे में सोचता नहीं है। अगर हम देश की आज़ादी से लेकर आज तक की बात करें तो जिस गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया वो कांग्रेस पार्टी के। ये कहते हैं कि सरदार पटेल और नेहरू जी में डिफरेंसेस थे। नेहरू जी नहीं चाहते थे कि भारत एक हो, लेकिन सरदार पटेल को क्या कांग्रेस ने अलग किया? आज देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री और सादगी सरलता के प्रतीक माने जाते तो लाल बहादुर शास्त्री माने जाते। कांग्रेस ने उनको बनाया। तो ऐसे दृष्टिकोण में ये आरोप लगाना कि सिर्फ हम ही अच्छे हैं बाकी सब खराब हैं, शायद बीजेपी ने अपनी पॉलिसी बना रखी। मैं भी उस पार्टी में लगभग पूरी ज़िंदगी रहा हूँ। मैं अटल जी का सम्मान सिर्फ इसलिए करता हूँ कि अटल जी सामने वाले की इज्जत देते थे, सम्मान देते थे और उसकी साफगोई से कहते थे कि वो आज देश के लिए आवश्यक है। आपको याद होगा उन्होंने तो इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार कहा था, तब देश की आवश्यकता थी। तो ऐसे दृष्टिकोण में आज की तारीख में बीजेपी ने जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि 36 दलों का जमावड़ा किया, उन 36 दलों में बहुत से दलों की तो सरकार नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए गठबंधन बनाया कि उनको वोटों का कहीं न कहीं से दाना पानी मिल जाए। सिर्फ सरकार बना लेना या सरकार को इस तरीके से मुल्क मोड़ देना कि हमारे विरोधी सारे राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी, ये कह देना, मेरे ख्याल से कांग्रेस का एक लगातार कांग्रेस के खिलाफ एक लगातार सिफुंगा रहा है और उसको प्रचारित करने का प्रयास किया। लेकिन अब जनता कहीं न कहीं समझ गई है। प्रथम दृष्टया में मैं मानता हूँ कि 2014 के चुनाव में जो बातें आई थी उसको जनता ने स्वीकार किया। 19 के चुनाव में भी उसको हद तक, लेकिन अब जनता को कहीं ना कहीं समझ में आता है कि देश को विकास की ओर ले जाने के लिए हमें उद्योग धंधे भी चाहिए, एक शांतिपूर्ण माहौल भी चाहिए, देश में एक प्रशासनिक आवश्यकता जो होती है वो भी होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं साफ कहता हूँ कि मध्य प्रदेश आज प्रशासनिक अराजकता का माहौल बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि वल्लभ भवन में आग लगती है और आग लगने के बाद 9 घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुँचती। जब हमारे राजधानी में प्रशासनिक मुखियाओं के नाक के नीचे इस प्रकार की बात होती है तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि क्या हम प्रदेश को उस दिशा में ले जा रहे हैं जिस दिशा में प्रदेश को ले जाने की कल्पना हम सब लोगों ने की थी। तो आज जिस प्रकार की व्यवस्था उससे कहीं ना कहीं झूठ बोलना, झूठ को प्रसारित करना, ये बीजेपी का उद्देश्य रहा। और विश्वास जी उसमें बहुत माहिर आदमी है। उनकी खुद के क्षेत्र की जनता आज उनको किस नज़र में देखती है, आप अगर क्षेत्र का सर्वे कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। सर, अभी हाल ही में CM शिवराज सिंह चौहान स्वर्गीय कैलाश जोशी से जुड़े हुए एक प्रोग्राम में गए थे
और उन्होंने वहाँ ऐलान किया था कि अब हाट पिपलिया में जो ITI है उसका नाम कैलाश जी के नाम पर होगा। इसके अलावा जो ओल्ड ब्रिज है उसका नाम भी कैलाश जोशी जी के नाम पर रखा जाएगा। ये कहा जाता है कि स्मारक को लेकर, कैलाश जोशी साहब के नाम पे जो स्मारक बनना था उसको लेकर आपकी कुछ नाराज़गी थी, तो क्या अभी भी आप विरोध आपका बरकरार है? नहीं, मैं शिवराज जी के पास मेरे पिताजी की जो स्मृति में स्मारक बन रहा था उसकी दो बातें थी। जब पिताजी का देहांत हुआ उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। कमलनाथ जी जब मेरे पिताजी के पार्थिव शरीर पे पुष्पांजलि के लिए आए थे तब उन्होंने मुझसे पूछा था कि जोशी जी का अंतिम संस्कार कहाँ होगा। तो मैंने कहा हाट पिपलिया में, जो हम लोग वहाँ के रहने वाले हैं। हाट पिपलिया में कहाँ होगा? तो मैंने कहा शमशान में। तो बोले शमशान में जहाँ सब लोगों का अंतिम संस्कार होता है वहाँ पे? मैंने कहा। तो बोले जोशी जी तो मध्य प्रदेश और देश की एक ब्रांड है, ऐसे नेता के लिए कोई ना कोई एक संदेश देने वाला स्मारक बनना चाहिए और वो आप व्यवस्था करना चाहिए हम लोगों को। तो मैंने कहा हमारे पास कोई ज़मीन नहीं जिस पर हम स्मारक बना सकें। तो उन्होंने तत्काल निर्देश दिया कि वहाँ कोई शासकीय ज़मीन मिल सकती है तो उसे देखा जाए, और हमसे कहा कि थोड़ी देर आप रुक सकते हैं क्या इस काम से? कि मैंने कहा हाँ, थोड़ी देर रुक सकते हैं। तत्काल उनके पास संदेश आया कि एक ज़मीन है बहुत अच्छी जगह पे। 3 मिनट के अंदर उन्होंने उस जगह को माननीय जोशी जी के स्मारक के लिए और अंत्येष्टि के लिए अलॉट की, 3 मिनट के अंदर। दूसरी तरफ शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, जिस ज़मीन का आवंटन हुआ था उस ज़मीन पर स्मारक बनना था। 2,36,00,000 का स्मारक का वो लगाया गया कि इस पर स्मारक बनेगा। उस स्मारक को बनने का आज तक, जो कि 14 जुलाई 2020 को बनाना शुरू किया था, जो आज की तारीख में जुलाई निकल गया, लगभग 3 साल पूरा हो गया, लेकिन वो स्मारक आज भी अधूरा पड़ा है। मैंने शिवराज जी से प्रश्न सिर्फ इतना ही किया, बार बार निर्देश करता था, लेकिन एक दिन जब मैं नंद कुमार सिंह जी चौहान के बंगले के सामने से निकल रहा था, नंदू भैया मेरे आदर्श है, मैं उनको अपना पिताजी के समान मानता रहा, मेरे लिए राजनीति में गुरु भी रहे। जब उनके घर के सामने गया मैं हमेशा उनको घर को प्रणाम करके जाता था, क्योंकि नंदू भैया हमारे रहते थे। एक बार मैंने देखा कि मकान पूरा टूटा हुआ है, वहाँ चद्दरों से ढका हुआ है। तो मैंने कहा क्या हो रहा है? पूछा किसी से, तो उन्होंने कहा शिवराज जी का जो मकान है उसका एडिशनल पार्ट बन रहा है, और वो पार्ट बड़ी तेज़ी से बन रहा, आज की तारीख में लगभग पूरा हो गया। मैं शिवराज जी से प्रश्न किया था कि शिवराज जी आप मेरे पिताजी का स्मारक 3 साल से नहीं बना रहे और अपने लिए आप व्यवस्था कर रहे, क्या ठीक है? उस बात को लेके मैं प्रदेश के नेताओं के पास गया, जो देश के नेता थे, जो मध्य प्रदेश में आते थे, उनको अवगत कराया। जब लगातार पिताजी की अपेक्षा हुई, और दूसरा बागली विधानसभा में घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, पिताजी ईमानदारी के पर्याय माने गए, तो ऐसे दृष्टिकोण में उस ईमानदारी के पर्याय को भी पीछे छोड़कर वहाँ भ्रष्टाचार को लगातार छिपाया गया, दबाया गया, और इन 2 कारणों से मुझे लगा कि ये बात ठीक नहीं है। अब शिवराज जी जाकर घोषणाएं कर रहे हैं, जो घोषणा अगर वो पहले कर, सिर्फ वोटों की राजनीति के पीछे, उनको ये लग रहा था कि जोशी जी के नाम पर मैं कर दूंगा तो हो सकता है कि दूसरे वोट जिनको वो चाहते थे नामकरण का, जिनको झांसा दे रखा था, आपको पता है शिवराज जी झांसे देने में माहिर है, उन्होंने झांसा दे रखा था कि मैं इस जगह का नाम इसके नाम कर दूंगा, इस जगह का नाम इसके नाम कर दूंगा। वो झांसे को छिपाने के लिए वो लगातार उस बात को झुठला रहे थे, और उसी के कारण आज उनको लगा कि बागली की जब जनता को उन्होंने देखा, बागली का सैलाब वहाँ पर देखा उन्होंने, तो उनको समझ में आया कि जोशी जी की प्रासंगिकता तो आज भी जिंदा है बागली हाट पिपलिया की है। तो उन्होंने ये घोषणाएं अब जाकर की, लेकिन मुझे लगता है जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। क्या बस यही वजह है सर कि बीजेपी का दीपक आज कांग्रेस को रोशन कर रहा है? नहीं, देखिए मैंने कहा ना, 2 ही बातें थी, और मैं जब कमलनाथ जी के पास गया तो कमलनाथ जी से मैंने स्पष्ट कर दिया था कि मैं आपके पास किसी पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने पिताजी के सम्मान के लिए आया हूँ। पिताजी का फोटो में लेके गया था। पिताजी का सम्मान मतलब पिताजी की ईमानदारी की विरासत, और उनके लिए जो काम हो सकता है जिनके कारण लोग, आने वाली पीढ़ी को पता चले कि जोशी जी जैसा भी नेता इस प्रदेश में हुआ है, जिसने अपनी ज़िंदगी की जो पहली शुरुआत की और आखिरी शुरुआत तक वो वहीं के वहीं थे। ना उनके पास तक गाड़ी था, ना बंगला था, ना बहुत बड़ा सरोबार था, या बहुत बड़ा जन सैलाब जैसा जैसे रहते हैं लोग अपने यहाँ मेंटेन करके चलते, वो था। शादी, जीवन और उच्च विचार, ये शायद जोशी जी के सिद्धांत थे, और उसी पे चलकर उन्होंने लगातार काम किया, और उसी के कारण मुझे लगता है कि दुनिया में शायद मेरे पिताजी पहले व्यक्ति हैं। संत तो राजनीति में बहुत सारे आते, लेकिन राजनीति में रहकर संत की उपाधि दी, और उसको पूरे समाज ने स्वीकार किया, कांग्रेस ने स्वीकार किया, जो विरोधी थे वो भी स्वीकार करते थे, और जोशी जी को यही मानते थे कि जोशी जी राजनीति में अलग व्यक्ति थे। तो अलग व्यक्ति की पहचान आज लोगों में हो, आने वाले समाज को क्या बताएं
क्या हम जोशी जी के सिद्धांतों पे चलने के लिए लोगों को प्रेरित नहीं कर सकते? सर, लेकिन बीजेपी ये आरोप लगाती है कि हाट पिपलिया में जो सियासी उठापटक हुई है, ये उसका नतीजा है कि दीपक जोशी जी बीजेपी छोड़ के चले गए। देखिए, सियासी उठापटक होती तो मैं उसी वक्त जाता, उसी वक्त मैं बयान देता। उस चुनाव में कोई ना कोई हरकत करता। शिवराज जी को ये भी आशंका है कि मैंने हाट पिपलिया के चुनाव में जो विधायक के लिए बीजेपी से लड़े थे उसके खिलाफ काम किया। एक गुसट करके गांव है जहां मुझे जितने वोट मिले उससे 2 वोट ज़्यादा मिले हैं बीजेपी को इस चुनाव में। तो मैं अगर परिवर्तन करना चाहता, शिवराज जी अगर चाहे तो आज सर्वे करवा के देख लें। मैंने हमेशा पार्टी का साथ दिया और मेरी पार्टी के साथ देने वाले, लेकिन शिवराज जी अब जोड़ तोड़ करके, जिसे कह सकते हैं ना कि आज की तारीख में बीजेपी को सिर्फ वो व्यक्ति चाहिए जो उनको वोट दिलवा सके। आज उनको सिद्धांत से मतलब नहीं, नीति से मतलब नहीं, नेता से मतलब नहीं, नियत से मतलब नहीं। तो ऐसे दृष्टिकोण में मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि सिर्फ सत्ता पाना और सत्ता को किसी तरीके से हासिल करके उसका दोहन करना। आप सत्ता के दोहन का, मैंने अभी आप ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि हमारी बागली विधानसभा में 7वां में एक चुनाव हुआ जिसमें पार्षद के उपचुनाव में तो बीजेपी जीती क्योंकि जनता का चुनाव, बीजेपी हारी क्योंकि जनता का चुनाव था, वो कांग्रेस जीती है। लेकिन जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो पूरा प्रशासन तंत्र लगा के 7 वोट हुए, 1 वोट इनवैलिड होना था। माननीय मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट भाजपा के लोगों से बात कर रहे कि कलेक्टर को तो मुझे कुछ नहीं कहना। तो भाजपा का जिलाध्यक्ष कह रहा साहब वो कलेक्टर तो ठीक है, तहसीलदार नखरे कर रही है, आपको उसको कहना पड़ेगा। और उसी के परिणाम ये हुआ कि जो 1.5 घंटे वहाँ परिणाम रुका रहा, तहसीलदार ने रोक के रखा था क्योंकि 1 वोट इनवैलिड था, 7 पे वो पर्ची डलती, उस इनवैलिड वोट को वैलिड कराया गया और चुनाव जीता गया। तो मैं कहता हूँ शिवराज जी छोटे से छोटे काम में इतना दखलंदाजी करके अगर इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए भी बहुत घातक है। भारत अब विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, साफ सुथरा लोकतंत्र है। हमारे सत्ता का परिवर्तन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन उसके बाद अगर इस प्रकार की राजनीति होती तो मैं कहता हूँ शिवराज जी सिर्फ छद्म राजनीति करके अपनी सत्ता को बचाए रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। 2023 में दीपक जोशी कांग्रेस में अपनी क्या भूमिका देख रहे हैं? क्या आपको टिकट मिलेगी? क्या आप चुनाव लड़ेंगे? किस भूमिका में आप देख रहे हैं अपने आप को? मैं हमेशा कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा और मैंने छात्र राजनीति में रहा हूँ। बहुत छोटी उम्र से मैंने काम किया। मैं पोस्टर लगाता था, दीवार पे लेखन लिखता था, जब आमने सामने की लड़ाई होती तो लड़ता भी था और आंदोलनों में भी खूब भाग लिया हमने, बहुत से आंदोलन भी किए। तो एक कार्यकर्ता का भाव मेरे अंदर शुरू से है और कार्यकर्ता का भाव होने के बाद अगर कोई नेता बनता है तो वो उसकी कार्यकर्ता की क्षमता खत्म नहीं होती, उसको जिंदा रखने का प्रयास उस व्यक्ति को करना चाहिए। ये अटल जी ने और जोशी जी ने मुझे सिखाया और उसी के कारण मैं तो राजनीति का भगवान मानता हूँ। जब क्रिकेट का भगवान हो सकता है तो राजनीति का भगवान क्यों नहीं हो सकता? अटल जी राजनीति के भगवान हैं, उनको भगवान मानते हुए, पिताजी को अपना आदर्श मानते हुए मैं राजनीति में काम कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि नेता अगर बनता है तो कार्यकर्ता से बनता है। सीधा नेता बनता है तो आपने देखा कि उसका बहुत सी जगह क्या क्या परिणाम भी आए हैं। लेकिन आज मैं साफ रूप से कह सकता हूँ कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाला व्यक्ति अगर नेता बनता है तो वो राजनीति में सबको साथ लेकर चलने के जो प्रयत्न हो सकते हैं उसको पूरा करता है। जोशी जी, आपने समय दिया, अपने प्रदेश तक को टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।